रहमान रहीम। आज की वीडियो में हम देखेंगे पेप्टिक अल्सर डिजीज़। हम किस तरह पहचानते हैं कि एक बंदे को पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है। जब कोई बंदा आए और आकर कहे कि मुझे पेट में दर्द है और स्पेसिफिकली एपिगैस्ट्रिक रीजन की तरफ कहे कि एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन है। इसके अलावा वो कहे कि खाना खाने से मेरी दर्द में कमी होती है, ईटिंग फूड समटाइम्स रिलीव पेन, और ये कहे कि मुझे उल्टियाँ आती हैं और उन उल्टियों में बाज़ दफ़ा ब्लड होता है, फ्रैंक ब्लड इन वॉमिटिंग। इसके अलावा कभी उसके जोड़ों में दर्द है और उन जोड़ों के दर्द के लिए या फिर किसी और वजह से वो एनसेड्स ले रहा है, दवाइयाँ ले रहा है, और उस दवाई की वजह से उसके पेट में दर्द में इजाफा हो जाता है, एनसेड्स वर्सन्स पेन। तब या फिर वो कहे कि उसको जो स्टूल आते हैं वो ब्लैक, टारी और फाउल स्मेलिंग होते हैं, और आमतौर पर जंक फूड्स उस खाने की हिस्ट्री हो, तो ये सारी चीज़ें हमें पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की तरफ लेकर जाती हैं। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ जो होता है वो जनरली हमारे पास 12 से 18 ईयर्स के अंदर कॉमन होता है। आमतौर पर मेनली इस टाइम अफेक्ट कर रहा होता है, लेकिन ये किसी भी एज पे हो सकता है। बॉयज़ जो होते हैं वो मोर अफेक्टेड होते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। उसके बाद अगर क्लासिफिकेशन की जाए ना, तो हमारे एक इससे पहले मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि पेप्टिक अल्सर होता क्या है। पेप्टिक अल्सर है हमारे पास अल्सर कहीं पर भी डेवलप हो जाए। कहाँ कहाँ पर अल्सर डेवलप हो जाए? अल्सर अगर लोअर इसोफेगस में हो, स्टमक के अंदर हो, ड्यूडिनम के अंदर हो, जिजिनम के अंदर हो, सर्जिकल एनास्टोमोसिस के बाद, और रेयरली आइलियम के अंदर। ठीक है, तो ये सारे के सारे अल्सर जो होते हैं वो हमारे पास रेफर कर रहे होते हैं पेप्टिक अल्सर को। ठीक है, अब हमारे पास ये पेप्टिक अल्सर जो होता है ये दो टाइप्स का होता है। एक हमारे पास होता है प्राइमरी पेप्टिक अल्सर और एक होता है हमारे पास सेकेंडरी अल्सर्स। पेप्टिक अल्सर्स जो होते हैं वो हमारे पास क्रोनिक होते हैं और ड्यूडिनम को अफेक्ट कर रहे होते हैं। जो सेकेंडरी अल्सर्स होते हैं वो हमारे पास एक्यूट होते हैं और मेनली हमारे पास गैस्ट्रिक इन नेचर होते हैं। ये पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के हमारे पास आते हैं रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स के अंदर हमारे पास ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं। जो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है वो हमारे पास है एच पाइलोराई इन्फेक्शन। ये आप लोगों ने लाजमन याद रखना है, एमसीक्यूज़ के अंदर वो लिखे कि मोस्ट कॉमन रीज़न क्या है हमारे पास, तो एच पाइलोराई इन्फेक्शन है। इसके अलावा सी से दो बनाएंगे हम, एक सिगरेट यूज़ और एक आएगा हमारे पास क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ COPD। ये हमारे पास रिस्क फैक्टर है पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का। इसके अलावा एनसेड्स यूज़ और इलिसिट ड्रग्स का यूज़ लाइक कोकेन की वजह से भी हमारे पास पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो सकता है। स्मोकिंग हो अगर हो गया, ड्रग्स अगर हमारे पास हो गए, एनसेड्स हो गए, तो फिर हम अल्कोहल का भी यूज़ कर लेते हैं। अल्कोहलिक सिरोसिस की वजह से भी हमारे पास इसका एक रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा स्ट्रेस से भी अल्सर्स बन जाते हैं। ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम है जिनको ये होता है, उनके अंदर भी पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा एंडोक्राइन सेल हाइपरप्लेजिया की वजह से भी ये ज़्यादा हो सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की लोकेशन बहुत मैटर करती है। अगर तो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हमारे पास फॉर एग्जांपल आप लोग देखें कि अगर पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हमारे पास गैस्ट्रिक एंट्रम और ड्यूडिनम के अंदर है, ठीक है, अल्सर हमारे पास कहाँ पे है? स्टमक के एंट्रम में और या फिर ड्यूडिनम में। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास जो एसिड होगा वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, इंक्रीज एसिड सिक्रीशन होगी। जो एंट्रम के अंदर अल्सर बना है ना, उसकी वजह से सारा एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। और अगर ड्यूडिनम, क्योंकि साथ मैंने बोला है कि ड्यूडिनम के अंदर, और अगर ड्यूडिनम के अंदर होगा तो हमारे पास बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब इसके दूसरी तरफ हमारे पास क्या होता है, अगर ये अल्सर हमारे पास फंडस वाले रीजन के ऊपर हो, स्टमक के पास होता है ना फंडस, एंट्रम, पाइलोरिक एंड कार्डियक एंड, तो इस तरह अगर मैंने बताया कि एंट्रम के अंदर होगा तो एसिड सिक्रीशन ज़्यादा होगी, ड्यूडिनल में की वजह से बाइकार्बोनेट सिक्रीशन कम होगी। और अगर हमारे पास अल्सर हो कहाँ पर? फंडस के ऊपर या फिर बॉडी के ऊपर, तो फिर क्या होगा? हमारे पास एसिड सिक्रीशन इस कंडीशन के अंदर कम होगी, लेस एसिड सिक्रीशन होगी। इसकी वजह क्या है? म्यूकोजल एट्रोफी, म्यूकोजा की एट्रोफी हो जाएगी एच पाइलोराई इंड्यूस्ड या फिर ऑटो इम्यून क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की वजह से म्यूकोजल एट्रोफी हो जाएगी, जिसकी वजह से अगर इन जगहों पर अल्सर होगा तो एसिड सिक्रीशन कम होगी। तो कॉमन बात क्या है कि एंट्रम के अंदर अगर अल्सर होगा तो एसिड सिक्रीशन, और ड्यूडिनम के अंदर होगा तो एसिड सिक्रीशन ज़्यादा होगी, बाइकार्बोनेट कम होगा। और अगर हमारे पास बॉडी और फंडस इन जगहों पर अल्सर होगा तो हमारे पास एसिड सिक्रीशन कम हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पैथोजेनेसिस।
पैथोफिजियोलॉजी और यू कैन से द पैथोजेनेसिस ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज़। इसके अंदर क्या होता है कि आप लोगों ने ना एक इम्पॉर्टेंट बात लिखनी है कि कि ना इम्बैलेंस होता है। आप लोगों को पता है म्यूकोज़ा होता है, म्यूकोज़ा डिफेंडिंग एजेंट्स होते हैं और कुछ म्यूकोज़ा डैमेजिंग एजेंट्स होते हैं। तो हमारे पास इम्बैलेंस बिटवीन द म्यूकोज़ल डैमेजिंग एंड म्यूकोज़ल प्रोटेक्टिंग फैक्टर्स। अब मेनली हमारे पास मैंने बताया था कि जो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है वो एच पाइलोराई की वजह से हो रही है, मेनली यही रीज़न होती है। और एच पाइलोराई जो होता है वो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस करवाता है और उस क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की वजह से आगे पेप्टिक अल्सर हो जाता है। क्या करता है ये बैक्टीरिया एक ग्राम एच पाइलोराई एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इसके एक एंड के ऊपर फ्लैजेला अटैच होते हैं। इन फ्लैजेला की मदद से ये बीनीथ द म्यूकस मेम्ब्रेन रिजाइड करता है और वहाँ पर इसके पास एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं यूरिएज। इस यूरिएज एंजाइम की मदद से ये यूरिया को ब्रेक डाउन करके अमोनिया प्रोड्यूस करता है और जब ये अमोनिया प्रोड्यूस करता है तो जो पीएच होती है इसको रेज कर देता है और अल्कलाइन की नेचर की तरफ लेके चले जाता है, जिसकी वजह से ये स्टमक में सर्वाइव करता है और वहाँ पर लोकल इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस करवाता है। लोकल इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो होता है ये हमारे पास वैक्यूलेटिंग साइटोटॉक्सिन यानी कि वैक ए टॉक्सिन की वजह से प्रोड्यूस करवाता है। इसके अलावा कैग ए जीन की वजह से प्रोड्यूस करवा रहा होता है जिसको बोलते हैं साइटोटॉक्सिन एसोसिएटेड जीन। इसके अलावा अडहियंस बन रही होती हैं और आउटर इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन ए OIPA। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से ये लोकल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवा रहा होता है। तो अभी हमने डिस्कस किया था ना वो था हमारे पास गैस्ट्रिक अल्सर्स। अब हम देखते हैं ड्यूडिनल अल्सर्स कैसे बनते हैं। ड्यूडिनल अल्सर इस तरह से बनते हैं कि डिप्लीशन हो जाती है हमारे पास एंट्रल डी सेल्स सोमैटोस्टेटिन की। अब क्या होता है कि हमारे पास जो गैस्ट्रिन है वो प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से गैस्ट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है। वो गैस्ट्रिक एसिड सारा प्रोड्यूस होने के बाद ACL जो होता है वो सारा ड्यूडिनम के अंदर जाता है। वहाँ पर वो जाकर एसिड जो होता है ड्यूडिनम के अंदर बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन भी इसके अंदर कम हो जानी है और एसिड ज़्यादा हो गया है तो वहाँ पर गैस्ट्रिक मेटाप्लेजिया हो जाता है और उसकी वजह से गैस्ट्रिक मेटाप्लेजिया होने की वजह से इवेंचुअली हमारे पास क्या होता है अल्सरेशन हो जाती है। तो ये मैकेनिज्म था हमारे पास ड्यूडिनल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ड्यूडिनल अल्सरेशन। नेक्स्ट हमारे पास ना कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं। सबसे पहले ये देखें कि पेप्टिक अल्सर्स जो होते हैं ना वो मोस्ट कॉमनली हमारे पास कहाँ पर कर रहे होते हैं, कौन सी साइड को पे आ रहे होते हैं। मोस्ट कॉमनली हमारे पास आ रहे होते हैं ये प्रोक्सिमल ड्यूडिनम के ऊपर, ठीक है। अब ये है अगर बात की जाए अगर वो कहे कि मोस्ट कॉमनली पेप्टिक अल्सर डिजीज़ किस साइड पर होते हैं तो प्रोक्सिमल ड्यूडिनम के ऊपर होते हैं। अब अगर वो बात की कि गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर्स जो होते हैं वो किस जगह पर मोस्ट कॉमनली होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि एंट्रम के ऊपर होगा, बॉडी फंडस, लेसर कर्वेचर वगैरह। तो गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर जो होते हैं ना वो प्रीडोमिनेंटली यानी कि सबसे ज़्यादा वो कहाँ पर अक्सर कर रहे होते हैं, लेसर कर्वेचर के ऊपर, ठीक है। अब ये दो इंपॉर्टेंट MCQs हो गए। इसके अलावा मोर्फोलॉजी के अंदर आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि पेप्टिक अल्सर्स जिनका साइज़ 0.3 सेंटीमीटर से जिनका डायमीटर 0.3 सेंटीमीटर से कम होता है वो शैलो होते हैं यानी कि वो ज़्यादा गहरे नहीं होते, और जिनका हमारे पास डायमीटर 0.6 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है तो वो हमारे पास डीपर होते हैं। इसके अलावा पेप्टिक अल्सर डिजीज़ जो होते हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि जो पेप्टिक अल्सर्स होते हैं ना इनका शार्पली पंच्ड आउट डिफेक्ट के तौर पर ही हमें नज़र आ रहे होते हैं। किस तरह नज़र आ रहे होते हैं, पंच्ड आउट डिफेक्ट्स के तौर पर। और अगर जबकि कैंसर की बात की जाए, क्योंकि पेप्टिक अल्सर्स को अगर ट्रीट ना किया जाए तो आगे जाके ये हमारे गैस्ट्रिक कैंसर की तरफ भी हमें लेकर जा सकते हैं, परफोरेशन की तरफ लेके जा सकते हैं, हेमरेज की तरफ, वो कॉम्प्लिकेशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन बात यह है कि कैंसर के अंदर हमें ना हीव्ड अप मार्जिन मिलते हैं, लेकिन जो पेप्टिक अल्सर है उसके अंदर हमारे शार्पली पंच्ड आउट डिफेक्ट मिलता है। तो ये थी हमारे पास इसकी सारी मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट हम करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर्स करें, एक इंपॉर्टेंट बात रह गई कि जिस तरह मैंने बताया था ना कि हमारे पास गैस्ट्रिक अल्सर जो होते हैं वो हमारे पास मेनली लेसर कर्वेचर के ऊपर आ रहे होते हैं। इस तरह ड्यूडिनल अल्सर जो होते हैं ना वो हमारे पास मोस्ट कॉमनली आ रहे होते हैं पोस्टीरियर वॉल के ऊपर और ड्यूडिनल बल्ब के ऊपर। ये ड्यूडिनम की लोकेशन है, पोस्टीरियर वॉल एंड ड्यूडिनल बल्ब। अगर इसके अलावा ना मॉर्फोलॉजी के अंदर मैंने एक बात भी बताई थी कि पंच्ड आउट डिफेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा एक बात और याद रख लेंगे, तो कहीं पर भी आप लोग लिख सकते हैं जहाँ पर भी अल्सर के बारे में आप लोगों ने मॉर्फोलॉजी में लिखना हो कि एक फाइब्रिनियस कोट ऑफ ल्यूकोसाइट्स और रेड सेल्स होता है जो कि कवर कर रहा होता है फिब्रिनोइड नेक्रोसिस को। लाइक समझ लें ये फिब्रिनोइड नेक्रोसिस है, इसको कवर कर रहा होगा फिब्रिनियस, मतलब कि ल्यूकोसाइट्स होंगे सारे इसके इर्द गिर्द और रेड ब्लड सेल्स होंगे, और इसके अलावा हमारे पास इन्फिल्ट्रेट्स होंगे।
डायग्नोसिस या फिर कह लें आप इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन सी करवाएंगे। सबसे पहले आप लोग इसमें इस तरीके से लिखें कि आप लोगों ने लिख देना है कि एक्सरे एब्डोमेन करवाना है बेरियम मील के बाद। अब ये बेरियम मील इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेरियम स्वेलो बेरियम अनीमा कहीं गलती से ना लिख दीजिएगा, बेरियम मील लिखना है। तो एक्सरे एब्डोमेन आफ्टर बेरियम मील करवाना है, जिसकी वजह से आप लोगों को क्या होगा कि ना इट में शो अल्सर क्रेटर, तो अल्सर क्रेटर नज़र आ जाएगा। इसके अलावा आप लोगों ने दूसरा इन्वेस्टिगेशन करवानी है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी जो होती है पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात, जब आप लोग यहाँ तक लिख लेंगे ना, उसके बाद अब आप लोगों ने मतलब कि 2 टेस्ट इन्वेस्टिगेशन आप लोगों ने इस तरीके से लिखनी है कि एक्सरे एब्डोमेन करवाना है और एंडोस्कोपी करवानी है, और वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। इसके बाद फिर आप लोगों ने लिखना है नॉन इन्वेसिव टेस्ट और इन्वेसिव टेस्ट। नॉन इन्वेसिव टेस्ट के अंदर आप लोगों ने लिख देना है सीरोलॉजी के अलावा 13C यूरिया ब्रेथ टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इसी तरीके से लिखना है 13C यूरिया ब्रेथ टेस्ट। आप लोगों को यहाँ पे भी इस बुक में भी देख सकते हैं 13C यूरिया ब्रेथ टेस्ट है, और यहाँ पे भी आप लोग लिख सकते हैं 13C यूरिया ब्रेथ टेस्ट। अब इसको याद रखना है क्योंकि एक इन्वेसिव प्रोसीजर भी होता है, उसके अंदर हमने यूरिएज टेस्ट करना होता है, वो एंजाइम है, और ये ब्रेथ टेस्ट है जो कि सांस में हमें यूरिया की स्मेल आ रही होती है। ठीक है, तो आप लोगों ने नॉन इन्वेसिव के अंदर 3 टेस्ट करवाने हैं। एक करवाना है सीरोलॉजी, एक करवाना है 13C यूरिया ब्रेथ टेस्ट, इसके अलावा करवाना है फीकल एंटीजन टेस्ट। इन्वेसिव के अंदर आप लोगों ने 3 करवाने हैं। इन्वेसिव से मुराद है बायोप्सी, एंट्रल बायोप्सी करवाएंगे आप लोग। और बायोप्सी के अंदर आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखनी है, हिस्टोलॉजी देखेंगी जाएगी, रैपिड यूरिएज टेस्ट होगा, और माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर होगा। ये जो माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर है ना, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस एंडोस्कोपी है, और माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर जो है वो हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस आप लोगों को पता है कि हमारे पास इसके अंदर हो क्या रहा होता है, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के अंदर एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर पेन होती है, तो वहाँ से आप लोग याद रख सकते हैं इसोफेगाइटिस, तो इसोफेगाइटिस याद रहेगा। इसके अलावा इसोफेगाइटिस के लिए एक और इन्फेक्शन याद रखने जियार्डियासिस, और इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, आप लोग इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ भी लिख सकते हैं इसके अंदर, और आप लोग पैनक्रियाटाइटिस लिख सकते हैं, और कोलीलिथियासिस इसके आ सकता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर। और इसके अलावा फिर फंक्शनल नॉन स्पेसिफिक पेन भी लिखी जा सकती है, और रिकरेंट एब्डोमिनल पेन ऑफ चाइल्डहुड। तो इसको याद रखने का आसान तरीका ये है कि आप लोग एपिगैस्ट्रिक पेन से याद रखें इसोफेगाइटिस, इसके अलावा आप लोग एक पैनक्रियाटाइटिस लिख दें, और एक कोलीलिथियासिस लिख दें, और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ और जियार्डियासिस। तो मेरे ख्याल से डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम करते हैं मैनेजमेंट। पास आ जाती है मैनेजमेंट का सबसे पहले हमारे पास एम क्या है। इसके हमारे पास 4 एम हैं। मकसद क्या है, पहला मकसद हमारा ये है कि हम क्या करें, जो अल्सर बना हुआ है उसकी हीलिंग को तेज़ कर सकें, टू हैस्टन हीलिंग ऑफ द अल्सर। दूसरी बात यह है कि जो हमें पेन है एपिगैस्ट्रिक पेन, उसको ख़त्म कर दें, और प्राइमरी कोज जिसकी वजह से वो अल्सर हो रहा है उस कोज को ख़त्म कर दें, और कॉम्प्लिकेशंस को बचा सकें। ये 4 हमारे एम हैं। अब इन 4 एम के बाद आप लोगों ने लिखने हेडिंग देनी है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में आप लोगों ने लिखना है कि वो वाला खाना जिसकी वजह से दर्द हो रही होती है, फूड दैट कोज पेन शुड बी अवॉइडेड, वो आप लोगों ने नहीं खाना। इसी तरह आप लोगों ने कैफ़ीन का यूज़ नहीं करना। इसके अलावा आप लोगों ने एनसेड्स और एस्पिरिन इनका यूज़ नहीं करना। इसके अलावा स्मोकिंग की हैबिट को छोड़ना है। अल्कोहलिक्स हैं तो उनकी ही हैबिट्स को छोड़ना है। ये पीसी बुक है, तो यहाँ पे अल्कोहलिक्स बच्चे तो आमतौर पर नहीं होते और ना स्मोकिंग कर रहे होते, तो इस वजह से यहाँ पे ये मेंशन नहीं है। लेकिन आप लोग ये भी लिखें कि अल्कोहलिज्म को छोड़ना है और स्मोकिंग को छोड़ना है। ये हमारे पास होगी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के बाद आप लोगों ने ना हेडिंग देनी है मेडिकल मैनेजमेंट की। मेडिकल मैनेजमेंट में आप लोगों ने लिखना है ट्रिपल थेरेपी और क्वाड्रपल थेरेपी। ट्रिपल थेरेपी आप लोगों ने जो लिखनी है वो आप लोग याद रख सकते हैं कैप से, CAP, यानी कि आप लोगों ने उसके अंदर देने हैं प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स देने हैं, एमोक्सिलिन देनी है, और क्लिथ्रोमाइसिन देनी है। ये होगी ट्रिपल रिजीम। पहले आप लोगों ने ये देनी है। लेकिन वो लोग जो कि इसको रेजिस्टेंट होंगे, ट्रिपल रिजीम को रिस्पॉन्सिव नहीं कर रहे होंगे, उनको आप लोग देते हैं क्वाड्रपल थेरेपी। क्वाड्रपल थेरेपी के लिए आप लोग इस तरीके से याद रखते हैं, ATM होता है ना, आप लोगों ने यहाँ पे BTM लिख देना है, ठीक है। और साथ आप लोगों ने लगा देना O से मुराद होता है ओमेप्राजोल, यानी कि प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स देने हैं। B से मुराद है B से बनेगा बिस्मथ सबसिट्रेट, ठीक है, बिस्मथ देना है आप लोगों ने, बिस्मथ सबसिट्रेट देना है। T से है टेट्रासाइक्लिन्स देने हैं, और M से मेट्रोनिडाजोल। तो ये ट्रिपल और क्वाड्रपल थेरेपी मेडिकली हो गया। उसके बाद हमारे पास आती है सर्जिकल मैनेजमेंट, इसकी किस तरीके से करते हैं। अच्छा, सर्जिकल से पहले ना एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, ये एक इम्पॉर्टेंट टेबल रह गया था।
सबसे पहले हमने ये देखें, ये जो ट्रिपल थेरेपी क्वाड्रपल थेरेपी थी, ये हमने इस वजह से किया ताकि हम एच पाइलोराई की जो है उसकी इरेडिकेशन कर सकें, उसको ख़त्म कर सकें, क्योंकि एच पाइलोराई की वजह से ही मेनली हमारे पास पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो रहा था। तो वो कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर एच पाइलोराई की इरेडिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटिव है, और वो कौन सी हैं जिसके अंदर ये एच पाइलोराई की इरेडिकेशन इंडिकेटेड नहीं है, यानी कि वो कौन सी डिजीज़ हैं जिसके अंदर आप लोगों ने ट्रिपल थेरेपी और क्वाड्रपल थेरेपी लाजमन करनी है, और वो कौन सी हैं जिसके अंदर नहीं करनी। पेप्टिक अल्सर के अंदर डेफिनेटिव आप लोगों ने करनी ही करनी है। इसके अलावा भी एक्सटर्नल मार्जिनल जोन लिम्फोमा और मार्ट कह लें, मार्जिनल जोन लिम्फोमा, ठीक है, मार्ट कह लें या एक्स्ट्रा नोडल मार्जिनल जोन लिम्फोमास। इसके अलावा वो जिसके अंदर फैमिली हिस्ट्री आ जाती है गैस्ट्रिक कैंसर की, या फिर प्रीवियस रिजेक्शन ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर हो, या एच पाइलोराई पॉजिटिव डिस्पेप्सिया मिल रहा हो, या फिर लॉन्ग टर्म एनसेड और लॉन्ग डोज एस्प्रिन यूजेस जो लोग करते हैं, उनके अंदर भी हमने हेलिकोबैक्टर पाइलोराई की रेडिकेशन इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा एक्स्ट्रा गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स भी कुछ होते हैं, मिसाल के तौर पर विटामिन B12 डेफिशिएंसी, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, इनके अंदर भी आप लोग करते हैं। और वो लोग जिनके अंदर एच पाइलोराई की रेडिकेशन इंडिकेटेड नहीं होती, वो है GERD यानी कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ये ट्रिपल क्वाड्रपल थेरेपी वाला सिस्टम करें। इसके अलावा एसिम्प्टोमेटिक पीपल विदाउट गैस्ट्रिक कैंसर, ठीक है, वो लोग जिनको गैस्ट्रिक कैंसर भी नहीं है और एसिम्प्टोमेटिक है, तो उनके अंदर भी ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। अब हम जब ये यूज़ कर रहे होते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोराई की रेडिकेशन के लिए, ये सारी एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे होते हैं, उसकी वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर याद रखने के आसान तरीका ये है कि कुछ ज़्यादातर पेशेंट के अंदर ना डायरिया हो जाता है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स की यूज़ की वजह से क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल वगैरह ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डायरिया करवा देते हैं। इसके अलावा बाकी आप लोग हर किसी के जो साइड इफ़ेक्ट्स में आमतौर पर लिखते हैं वो यहाँ लिखें, नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया, ये तो आप लोग हर जगह लिखते रहे हैं साइड इफ़ेक्ट्स में, यहाँ पर भी यही लिख देने हैं। इसके अलावा फ्लशिंग एंड वोमिटिंग व्हेन टेकन विद अल्कोहल मेट्रोनिडाजोल, तो मेट्रोनिडाजोल जब आप लोग ले रहे हो कभी भी अल्कोहल नहीं लेनी, क्योंकि अल्कोहल मेट्रोनिडाजोल के साथ लें तो फ्लशिंग और वोमिटिंग होती है। इसके अलावा हेडेक, रैश और एब्डोमिनल क्रैम्प्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, अब हम मैनेजमेंट कर रहे थे, तो मैनेजमेंट में अब हम देखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। ट्रीटमेंट के अंदर ये होता है कि वो हम क्या करते हैं, पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी करते हैं, प्रेफरेबली विद अ बिल रोथ 1 एनास्टमोसिस, BILLROTH, बिल रोथ 1 एनास्टमोसिस करते हैं, ठीक है। अब ये पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी और बिल रोथ 1 एनास्टमोसिस क्या होता है कि वो जगह जहाँ के ऊपर हमारे पास अल्सर होता है उस जगह को भी सारे को निकाल देते हैं, साथ वो स्टमक का हिस्सा भी रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे लोग जिनके अंदर जॉइंट ड्यूडेनल अल्सर्स होते हैं, तो उनके अंदर हम आमतौर पर बिल रोथ 2 रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं। अब इस सर्जरी की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती हैं, मिसाल के तौर पर डंपिंग होने लग जाती है। डंपिंग से मुराद ये है कि जो स्टमक है वो जल्दी से एम्प्टी हो जाता है और सारा का सारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या होती है, डिस्टेंशन हो जाती है, और हाइपरटोनिक कंटेंट्स की वजह से वहाँ पर जो सारा ड्रा फ्लूइड इनटू द ल्यूमेन, तो जब हाइपरटोनिक मतलब कि वहाँ पे सारा चला जाएगा तो फ्लूइड जो वहाँ पे हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन बन जाएगी, और जिसकी वजह से सारा का सारा फ्लूइड जो होगा वो ल्यूमेन के अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगी और डायरिया वगैरह होगा। इसको बोलते हैं डंपिंग। डंपिंग के अलावा इसके अलावा ना हमें केमिकल गैस्ट्रोपैथी मिलती है, इसके अंदर डायरिया वगैरह मिलता है, जिस तरह हम पहले बता चुके हैं, वेट लॉस, अनीमिया, मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ और गैस्ट्रिक कैंसर्स हो सकते हैं। ये सर्जरी के हमारे पास हैं ड्रॉबैक्स, लेकिन आप लोग इसके अंदर याद रखें कि पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी विद बिल रोथ 1 एनास्टमोसिस करते हैं, और जिनके अंदर जॉइंट ड्यूडेनल अल्सर्स होते हैं उनके अंदर बिल रोथ 2 रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज़। कॉम्प्लिकेशंस के अंदर हमारे पास ये है कि परफोरेशंस हमें देखने को मिलती हैं, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन मिलती है, साथ हमें ब्लीडिंग मिलती है, ठीक है। ये तो आप लोगों ने दिखानी है मेनली ना, मतलब कि मार्कर से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने लिखनी है कि परफोरेशन हो सकती है, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है और ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा आप लोग और भी कॉम्प्लिकेशंस के अंदर लिख सकते हैं, एनीमिया हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, मेटाबॉलिक बोन डिजीज़, गैस्ट्रिक कैंसर, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। लेकिन मेन कॉम्प्लिकेशंस जो कि लाजमन नज़र आनी चाहिए पेपर में, वो है परफोरेशन, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन और ब्लीडिंग। अच्छा, अब मैंने पहले ना ट्रीटमेंट में बताया था कि सर्जरी आप लोगों ने करनी है, लेकिन किन लोगों के अंदर सर्जरी इंडिकेटेड है। बाज़ दफ़ा एमरजेंसी में सर्जरी करनी पड़ती है और बाज़ दफ़ा हम प्लान करके सर्जरी करते हैं, इलेक्टिव सर्जरी करते हैं, ठीक है। अब एमरजेंसी में वो जिन लोगों को परफोरेशन हो जाए यानी कि कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाए,
यानी कि जिन लोगों के अंदर कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती हैं लाइक परफोरेशन और हेमरेज, उनके अंदर हमें सर्जरी करनी पड़ती है। इसके अलावा इलेक्टिव किन के अंदर करते हैं, जिसके अंदर गैस्ट्रिक आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो जाए, उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करने के लिए हम सर्जरी करते हैं। या फिर प्रेसिस्टेंट अल्सरेशन हो, यानी कि मेडिकल थेरेपी जो हो वो फेल हो गई हो, या फिर रिकरेंट अल्सर, बार बार अल्सर हो ही जा रहे हैं फॉलोइंग गैस्ट्रिक सर्जरी, तो इसके अंदर हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है कि ड्रग ऑफ चॉइस अगर पूछा जाए कि कौन से हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोराई के अंदर, तो वो हमारे पास प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स हैं, जो कि मेनली हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं। तो ये था हमारे पास सारा पेप्टिक अल्सर डिजीज़।